ध्यान दो, हम लोग आज प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? ये सब मैं आपको दोबारा बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हटा दे रहे हैं। चलो बातचीत नहीं करो, ध्यान दो बेटा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो। जो हर्ट्ज थे, सबसे पहले उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को देखा था। वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, भाषण में उसके उत्पादन करवा रहे थे। तो वहाँ पर उनको सबसे पहले प्रभाव दिखा। उन्होंने देखा कि पहले प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे प्लेट पर जाता है। उसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा स्टोरी जानने की आपको जरूरत नहीं है। बाद में हालवेस और लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक उन्होंने इस पर डिटेल स्टडी किया और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए। बात समझ में आ रही है? और वो आपको समझना है, यानी आपके सिलेबस में लिखा गया है सीधा सीधा लेनार्ड और हर्ट्ज के प्रेक्षण, ये आपको पढ़ने हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया उसमें। ठीक है, उसको भी सीधे से पढ़ाएंगे इसमें, और उसी के साथ साथ ग्राफ भी आपको समझाएंगे कि भैया तीव्रता का क्या प्रभाव होता है, आवृत्ति का क्या प्रभाव होता है, और जो त्वरक विभव मंदक विभव इसका क्या प्रभाव होता है। बात समझ में आ रही है? सारी चीज़ें हम लोग पढ़ें। तो सबसे पहले आप एक सेटअप देखिए थोड़ा सा। एक बेटा निर्वातित नलिका, इसको दूसरे पेज पे बना के आपको समझा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करना यहाँ पर बेटा एक ऐसे ये निर्वातित नलिका है। बातचीत नहीं करो, बात समझ में आ रही? और इसमें दो प्लेट है बेटा, दो धातु की प्लेटें हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ। इनसे आपने वायर कनेक्ट करके बाहर ऐसे निकाल दिया। ध्यान से समझना। और इसमें एक यहाँ पर विंडो लगी है बेटा, ये खिड़की है। ये विंडो क्वार्टज की विंडो है बेटा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कोई लाइट सोर्स होगा, वहां से प्रकाश इस खिड़की से होकर उस दूसरे प्लेट यानी P1 पर पड़े, ऐसे यहाँ से इस पर पड़े। इस प्लेट को नाम दे दो बेटा P1 और इसको नाम दे दो P2। ये दोनों के दोनों क्या है? धातु की प्लेटें हैं। किसकी प्लेटें हैं बेटा? धातु की प्लेटें। हालांकि उन्होंने जिंक लिया था। क्या लिया था बेटा? जस्ता। ठीक है, लेकिन अभी आप जानो P1 और P2 क्या है? धातु की प्लेटें हैं। पहली प्लेट पर देखो प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, आपतित हो रहा है। इसको आपने कनेक्टिंग वायर की मदद से ऐसे कनेक्ट करके रखा, दोनों को बाहर निकाल दो। यहाँ पे आप क्या करेंगे? बैटरी जोड़ दे रहे हैं या फिर सेल ऐसे आप जोड़ दो। अच्छा, ये सेल कैसा होगा बेटा? वेरिएबल, यानी इसके विभव को आप बदल सकते हो। बात समझ में आ रही है? घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इस प्रकार का ये सोर्स है। बात समझ में आई? ये एरो का मतलब यही होता है। जैसे आप लोग ये प्रतिरोध बनाते हो और इस पर ऐसे एक एरो तिरछा लगा देते हो, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्ती प्रतिरोध। या फिर इसी को आप लोग क्या बोलते थे? धारा नियंत्रक, रियोस्टेट बोलते थे ना। तो अगर ऐसे किसी सिंबल पर लगा हो, इसका मतलब है कि वो परिवर्ती है, वेरिएबल। बात समझ आ रही है? जैसे कैपेसिटर आप लोग पढ़ते हो, इस प्रकार से होता है ना, दो प्लेटें होती है, समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इस पर कहीं ऐसे बना हुआ हो, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या है? फिक्स नहीं है, बदला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? धारिता जो होती है। तो ऐसे यहाँ पर ये, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जब लाइट सोर्स से प्रकाश यहाँ पर आपतित होगा, आप सभी जानते हो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से कि कोई भी प्रकाश होता है वो छोटे छोटे पैकेटों अथवा ऊर्जा के, किसके बेटा? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है।
तो यहाँ से जो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होगा, उन पैकेटों को हम लोग फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? या फिर क्वांटा बोलते हैं। और इनकी जो एनर्जी होती है बेटा, वो h न्यू के बराबर होती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? h तो बेटा प्लांक कांस्टेंट है। ये क्या है? प्लांक यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये होता है। लेकिन न्यू क्या है? तो आप बताओगे आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है बेटा, इसकी क्या है? आवृत्ति। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं, अभी इसका काम रहेगा। अब अगर इस आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति बेटा न्यू आपको दिख रही है, इसका मान इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू न्यू नॉट की हो, जो कि आप पढ़ चुके हो। न्यू नॉट क्या है? बोलो। देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति से इस धातु की जो प्लेट लगी है, अलग अलग धातुओं के अलग अलग होता है, तो अगर यहाँ पे जो धातु लगा है उसके लिए देहली तरंग आवृत्ति का मान ये हो, न्यू नॉट। तो अगर इससे ज़्यादा है या फिर इसके बराबर है, तो यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन ऐसे उत्सर्जित हो। बेटा जब ये हुआ था तब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। बात समझ में आ रही है? बाद में जब हुई तो बताया गया कि ऋण आवेश है, यहाँ पर धन चार्ज लगा के रखे हो तो ये खींच लेता है अपने। बहुत सारी व्याख्याएं हुई बात, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे हम लोग को सब कुछ पता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अगर उनके पास जो गतिज ऊर्जा है यानी कि न्यू नॉट से ज़्यादा है, अगर आवृत्ति जो है बेटा वो न्यू नॉट से क्या है? ज़्यादा है, तो कार्यफलन जो इसकी एनर्जी होगी बेटा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है, इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, कुल मिला के जो इसकी कुल ऊर्जा होगी वो कार्यफलन से ज़्यादा होगी। तभी तो वो धातु के पृष्ठ से बाहर भी निकलेगा और बची हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल के P2 की ओर आगे भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इन सब के डायरेक्शन किधर की ओर होंगे? P2। और इनको हम बोलेंगे क्या? तो आप बताओगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा? यानी प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी दिए गए धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यही पूरा सेटअप है। अब ध्यान देना, अगर इसको प्लस से कनेक्ट करके रखो तो यहाँ पर प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ पर। दूसरे फिगर में कोई परिवर्तन नहीं, सेम फिगर है, केवल बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? प्लस उधर कर दिया गया और माइनस, ठीक है। तो इस वाले विभव को तो बेटा हम लोग त्वरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्वरक। ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्रकाश धारा के मान में वृद्धि करेगा। बस इसको बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अभी जब उल्टा जोड़ेंगे हम लोग तो उसको मंदक बोलेंगे, क्योंकि वो प्रकाश विद्युत धारा का मान को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, घटाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? अब इस फिगर को देख लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, और इसको भी मैच करा लो, इसमें अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बस पहले वाले प्लेट को क्या बोला गया? कैथोड, और इमीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो इसीलिए उत्सर्जक लिखा हुआ है। और दूसरे वाले प्लेट को हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनोड बोलते हैं, और वो कलेक्टर है क्योंकि जो प्रकाश आ रहे हैं उसको कलेक्ट कर रहा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है? कलेक्टर, इसीलिए उसको संग्राहक लिखा गया। और कोई नई चीज़, ये निर्वातित नलिका पहले बता दिया गया, ये विंडो है, ये लाइट सोर्स है, वही फिगर सेम बना हुआ है, बस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बना देना बेटा, ये जरूरत पड़े तो हम लोग विभव का मान बढ़ा घटा। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक। तो सबसे पहले बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं P1 व P2 के बीच विभवांतर का प्रभाव। ध्यान देना बेटा, अभी आप अध्ययन करने जा रहे हो P1 और P2 के बीच विभवांतर का प्रभाव।
तो P1 ये हो गया, P2 ये हो गया। यहाँ पर देखो प्लस जोड़ के रखे हो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर लो पोटेंशियल, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रही है? तो जितना अप्लाई की होगा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है ग्राफ से। ध्यान से समझना बेटा। इस ग्राफ में सबसे पहले तो आप बता दो कि हम जो लाइट सोर्स लिए हैं उसकी इंटेंसिटी और उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये कांस्टेंट होगा और ये भी। ध्यान से समझना बेटा। ये जो आपने लाइट सोर्स लिया है इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करने का मतलब जो फोटोन वहां से उत्सर्जित हो रहा है लाइट सोर्स से, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। बात समझ में आ रही है? ओके। और तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं करने का मतलब है कि उसके शक्ति में कोई परिवर्तन आप नहीं करो। जैसे यहाँ पर 20 वाट का ये लगा हुआ है बल्ब, सपोज करिए। बात समझ में आ रही है? तो इससे प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन, कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं वो डिसाइड कहाँ से होता है? तीव्रता से। बात समझ में आ रही? अगर तीव्रता बढ़ा दोगे तो प्रति सेकंड फोटोन के उत्सर्जन की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी 1 सेकंड में मान लो 100 फोटोन उत्सर्जित हो रहा है, तो एक अगर 2 गुना तीव्रता बढ़ा दिए तो फिर 1 सेकंड में 200 फोटोन उत्सर्जित होगा। बात समझ में आ रही है ये चीज़? अच्छा, यानी कि इसकी चमक बढ़ जाएगी, तीव्रता क्या हो जाएगी? तो ऐसा कब होता है? जब आप वाट बढ़ा देते हो, इसकी शक्ति क्या करते हो? बात समझ में आई? तो जो सोर्स था वही सोर्स रहेगा, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज वैसे का वैसे ही रहे। अब आप क्या करिए, किसी एक एक्सिस पे आप मान लीजिए विभव को, तो इस पर आप सपोज करिएगा बेटा प्लस विभव और इस पर माइनस विभव, यानी वो धनात्मक विभव है और ये धनात्मक विभव को ही तो आप बोल रहे हो त्वरक, और ऋणात्मक विभव को क्या बोलेंगे बेटा? मंदक। पहली बार लिख दे रहा हूं, बाकी आप समझना। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज बताओ, ये तो ओरिजिन पॉइंट होगा, यहां पर विभव का मान क्या होगा? अच्छा, वाई एक्सिस पे किसको मेजर कर रहे हो? धारा। कौन सी धारा? प्रकाश विद्युत धारा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही? इसको मेजर करोगे वाई एक्सिस। मान लो कि विभव का मान अभी क्या है बेटा? 0 है। विभव का मान क्या है? अच्छा, प्रकाश जब P1 पर पड़ेगा तो यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। बात समझ में आ रही है? सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन P2 पर तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन कुछ को छोड़कर बाकी तो पहुँचेंगे। जिनकी एनर्जी कम है, मान लो जिनकी ऊर्जा कम है, कार्यफलन में खर्च हो गया उनका ऊर्जा, अब वो नहीं चल सकते, रुक गए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तब भी बच जाती है जब वो पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, तो बची हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित करते हैं और वो P2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ P2 पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ बेटा, बात समझ में आ रही है, और 60 इलेक्ट्रॉन यहाँ P2 पर पहुँच गए जब विभव का मान 0 था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा थी। अगर ऐसे वो चलने लगे तो ठीक उनके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? प्रकाश विद्युत धारा बहने लगेगी। बात समझ में आ रही ना? यानी कि जब विभव का मान 0 होगा तब भी प्रकाश विद्युत धारा का मान कुछ ना कुछ होगा। ये बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर आप ऐसे बताओगे, यहाँ जब विभव का मान 0 है बेटा, ना त्वरक है और ना ही मंदक, तो भी धारा का मान कुछ ना कुछ है। यहाँ धारा का मान वाई एक्सिस पे याद रखना, ये मैंने लिख दिया, ये त्वरक विभव है और ये त्वरक विभव है और ये। तो जब उस वाले विभव की बढ़ाने की बात करेंगे तो ये फिगर देखना, और इस वाले विभव को बढ़ाने की बात करेंगे तो ये वाला फिगर देखना। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, धारा का मान कुछ ना कुछ होगा। अब चलो हम लोग त्वरक विभव को बढ़ाते हैं। त्वरक विभव को क्या करते हैं बेटा? जब इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा, और वो क्या करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाला होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि जो 40 इलेक्ट्रॉन, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, जो 40 इलेक्ट्रॉन एनर्जी की कमी से P2 तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको खींचना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाते जाओगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंचते जाएंगे जो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अगर प्रति सेकंड प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो
विपरीत डायरेक्शन में विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हम त्वरक विभव का मान बढ़ाते जाएंगे और तो विद्युत प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ता है। बात समझ में आ रही? लेकिन आप समझिए कि एक समय ऐसा आएगा, आप ध्यान से समझना, एक समय ऐसा आएगा जब विभव के मान पर, कोई एक विभव होगा, उस विभव के मान पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, यानी 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 के 100 P2 पर पहुंच गए, 100 के 100 कहाँ पर पहुंच गए, P2 पर पहुंच गए। अब आप विभव का मान बढ़ाओ तो क्या 200 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे? नहीं। जब 100 इलेक्ट्रॉन ही एक सेकंड में उत्सर्जित होते हैं तो पहुंच गए, तो प्रति सेकंड अब 100 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेंगे। मान लो आपने 10 वोल्ट लगा दिया और सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो आप चाहे 11 वोल्ट लगाओ तब भी उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, 12 वोल्ट लगाओ तब भी उतने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। यानी कि अब प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ के बाद एक समय आएगा जब आप विभव का मान तो बढ़ाओगे, पहले देखो विभव का मान बढ़ा रहे थे, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ रहा था, लेकिन एक समय आएगा जब प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, नियत हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। बात समझ में आ रही है? किस विभव पर? इस विभव पर। यहाँ पर जो विभव होगा त्वरक विभव, बात समझ में आ रही है? ये जो भी होगा त्वरक विभव B1 B' कुछ भी मान लो, बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद अगर विभव का मान बढ़ाओगे तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ेगा। लॉजिक समझिएगा क्यों, इसी समय इसको लिख लो। बोलोगे इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हाँ, यानी कि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। ये अब इससे ज्यादा धारा का मान नहीं बढ़ेगा। लॉजिक समझना, आप बताओगे इस दशा में सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन P2 पर, कहाँ पर बेटा, P2 पर पहुंच जाते हैं। बताओ, अब बात समझ में आ रही है? इसलिए अब विभव का मान बढ़ाओगे तो भी उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड पहुंचेंगे और कोई प्रकाश विद्युत धारा के मान में परिवर्तन नहीं। तो अब उधर बढ़ाने से तो कोई फायदा रहा नहीं, त्वरक को बढ़ा के देख रहे, अब इधर मंदक को बढ़ा के देखो। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब इस वाले फिगर पे आ जाना बेटा, और एक एक चीज बढ़िया से समझना। अगर हम मंदक विभव का मान, अभी तो देखो 0 हो गया, अब मान लो यहाँ से मंदक विभव का मान आप बढ़ाना स्टार्ट करते हो, तो जैसे जैसे मंदक विभव का मान बढ़ेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, उनको प्रतिकर्षित करेगा, यानी अब रोकना स्टार्ट करेगा। तो अभी तक यहाँ पर मान लो 60 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे ना जब 0 था विभव का मान, यही तो बोले थे। तो अब जैसे जैसे मंदक विभव का मान बढ़ाओगे तो अब उससे कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनकी एनर्जी कम है सबसे पहले उनको रोक देगा, भैया आप वहीं रहिए, आप यहाँ नहीं आ सकते। बात समझ में आ रही है? तो जिनको रोकने लायक है विभव, जितना आपने बढ़ाया है उनको रोक देगा। सपोज करिए 10 इलेक्ट्रॉनों को रोक दिया तो 50 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड पहुंचेंगे यहाँ पर P2 पर, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो धारा का मान कम होगा कि नहीं होगा? धारा का मान कम होगा। और विभव का मान बढ़ाओगे मंदक विभव का, तो और इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा, और ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, और धारा का मान कम होगा। ऐसे आप बढ़ाते जाइए, धारा का मान कम होता जाएगा, एक समय आएगा जब धारा का मान 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर देखो कैसे, ऐसे ये ध्यान देना,
पहले तो हम लोग विभव का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान बहुत तेजी से घटता है, फिर विभव का मान बढ़ाएंगे, फिर धारा का मान धीरे धीरे घटेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर विभव का मान यहाँ पर कहीं हम लोग प्राप्त किए, जहां पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया, 100। वाई एक्सिस पर देखना प्रकाश विद्युत धारा को, तो देखो वहां पर 0 हो गया इस बिंदु पर। तो जिस ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हुआ है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, निरोधी विभव। क्या बोलते थे? बताओ बेटा, कुछ याद आ रहा है कल जो पढ़े थे? क्लियर है बात? कोई डाउट? तो ये जब आई और न्यू कांस्टेंट हो तब ये ग्राफ आपको मिलेगा बेटा। बात समझ में आ रही है? तो ये विभवांतर का प्रभाव। आगे चलें, ठीक है, इसको हटा दें, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो बेटा समझना इसको बढ़िया से। ये लिखा रहने देते हैं, अभी समझाएंगे इसको। चलो पहले इसको समझो बेटा। हम लोग आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव देखने वाले हैं। किसका? आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। तो एक एक्सिस पे क्या करिए, तीव्रता मान लीजिए, ये क्या है बेटा, तीव्रता। और दूसरे एक्सिस पे क्या करिए, प्रकाश विद्युत धारा मान लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। बात समझ में आ रही? ध्यान से समझना। तीव्रता बढ़ाने पे क्या होगा? तीव्रता बढ़ाने का मतलब है जो प्रकाश स्रोत है उसकी शक्ति बढ़ाना। बात समझ में आ रही है? और अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जो प्रकाश स्रोत है उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। उसकी शक्ति बढ़ने से होगा क्या, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी। यहाँ फिगर पर देखना बेटा, अगर इसका तीव्रता मान लो पहले आई था, बात समझ में आ रही है, तब हम लोगों ने माना कि 100 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझा दो यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ से मान लो 100 फोटान आके इस पे गिरे, तो एक एक जो फोटान होता है बेटा, एक एक फोटान जो उसकी एनर्जी एचनी होती है, वो अपनी पूरी ऊर्जा एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि आधा ऊर्जा इसको देगा आधा ऊर्जा उसको देगा, ऐसा कुछ नहीं। एक एक फोटान एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा क्या देगा, दे देगा, और अपना अस्तित्व समाप्त करेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अभी देखना, कह सकते हैं, कहेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? हम लोग कह सकते हैं कि अगर 100 फोटान किसी धातु पर गिरा तो उससे 100 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, जो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर है बेटा, बात समझ में आ रही है, वो फोटानों की दर से या तो कम होगी या तो उसके बराबर होगी, ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मान लो 10 फोटान गिरे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब मैंने कहा है कि कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 10 फोटान आके किसी धातु पर आपतित हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लॉजिक ये है कि सभी इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से नहीं निकलते, कुछ उसके भीतर से भी निकलते हैं। तो हो सकता है उनको निकलने में उनकी कार्य ऊर्जा क्या हो जाए, कार्यफलन ज़्यादा हो। बात समझ, ज़्यादा ऊर्जा वो व्यय कर दें इधर उधर टक्करों में तो निकल ही ना पाए। तो इसलिए 9 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। अगर 10 फोटान आपतित हुआ है धातु की सतह पर तो 9 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली मान रहे हैं कि 100 फोटान गिर रहा है धातु की सतह पर तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये लॉजिक समझ में आ रही है? बाकी इसको जब हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको समझाने के लिए बता दिए। चलो वापस से आओ बेटा। तो अगर इसकी तीव्रता कितनी है, आई, कितना है बेटा, मतलब 100 वाट का मान लो कोई प्रकाश स्रोत था, तीव्रता आई है, तो इससे आपने माना था कि 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है प्रति सेकंड।
एक एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न। ठीक है, अब आप तीव्रता 2 गुना कर दें, यानी कि यहाँ पर 200 वाट का प्रकाश स्रोत ले लें। कितना ले लें बेटा? तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? 2i। बात समझ में आ रही है? तो अब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे? 200 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। अच्छा, जब विभव का मान आप शून्य रखते थे, ध्यान से समझना, विभव का मान आप शून्य रखते थे तो यहाँ प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे जनरली मान लिया था कि 60 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो आप 60 दूना 120 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं? 120। धारा का मान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। तो आप सीधा से समझिए कि अगर हम लोग तीव्रता का मान बढ़ाते हैं तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो कुल मिला के ये देखा गया प्रयोग में बेटा कि आई और आई दोनों है ना, यानी कि तीव्रता और धारा के बीच समानुपाती का रिलेशन होता है। यानी जिस अनुपात में आप तीव्रता बढ़ाओगे उसी अनुपात में प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। और अगर ऐसा है तो हम लोग को इतना मैथमेटिक्स आता है, इन दोनों के बीच ग्राफ कैसा मिलेगा? सीधी रेखा। बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखना, डिस्टर्ब किसी को नहीं करोगे। किसको किसको नहीं डिस्टर्ब करना है? हाँ, यहाँ पर आप बताओगे न्यू आवृत्ति कांस्टेंट है और वी विभव भी क्या है बेटा? हम लोगों ने जीरो कहा है ना, जीरो था, मान लो जीरो ही है, या 10 वोल्ट अप्लाई किया हो तो 10 ही वोल्ट रहने दो, लेकिन धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर विभव और ये नहीं बढ़ा रहे हो तभी तो हम लोग देख पाएंगे कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, तब भी आप देखोगे कि धारा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसी के अनुपात में बढ़ रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच कैसा ग्राफ मिलेगा बेटा? एक सरल रेखा मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, ऐसे। अच्छा, ये मिला कैसे? तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मान लो ये I1 है, तीव्रता लिए, I1 तीव्रता पर हम लोग प्रयोग में देखें कि धारा का मान कितना था? स्मॉल I1। फिर I2 तीव्रता लिए, I2 तीव्रता वाला प्रकाश स्रोत लें, और फिर देखें बेटा धारा का मान कितना था? I2। बात समझ में आ रही है? ऐसे निकालते गए। तो जब इसको और इसको आगे बढ़ाए, इसको और इसको आगे बढ़ाए, तो यहाँ पर ऐसे बिंदु मिलते गए और हम उन बिंदुओं को मिलाते गए तो हमको एक सीधी रेखा मिलती। ये प्रयोग में हुआ। बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको सीधी रेखा मिलेगी। किसके किसके भी? आई और स्मॉल आई। तो इसीलिए लिखा गया है, अर्थात स्मॉल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल। यानी प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है बेटा? तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, प्रकाश विद्युत धारा। अच्छा, प्रकाश विद्युत धारा का मतलब ये हुआ, अर्थात प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ रही है? प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। एकदम क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? अब हम लोग बेटा इस पर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा विभव पर तुलना के रूप में देखते हैं कि मान लो I1 तीव्रता वाला प्रकाश था, I2 तीव्रता वाला प्रकाश है, तो उसके निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बदलता है नहीं बदलता? ऐसे देख लेते हैं। ये सेकंड ग्राफ होगा बेटा। हाँ बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ भी आप तीव्रता का ही प्रभाव देख रहे हो। अच्छा, अगर तीव्रता का प्रभाव आप देख रहे हो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो? तो त्वरक विभव और मंदक विभव। बात समझ में आ रही है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ाने और घटाने? यहाँ पर सब कुछ आप कांस्टेंट रखे थे। देखो विभव भी क्या था? कांस्टेंट। चलो इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या ग्राफ मिलता है। क्या निरोधी विभव का मान बढ़ता घटता है कि वही रहता है? सबसे मेन चीज तो यही है। अच्छा, अगर विभव का मान जी, इस पे आप बताओगे कि ये धारा है, क्या है बेटा? धारा आई।
प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। ध्यान से समझना बेटा, अभी आप विभव का मान शून्य रख दो। कितना रख दो? शून्य। विभव का मान शून्य है तो क्या प्रकाश विद्युत धारा बहेगा? बिल्कुल, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे P2 पर पहुंच जाएंगे। तो मान लो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नियत कर दो बेटा, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति कांस्टेंट। क्लियर है? आवृत्ति को नहीं बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हम लोग केवल तीव्रता और विभव के रिस्पेक्ट में देखते हैं। चलो, अभी कुछ प्रकाश का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान कुछ ना कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन, जब आप इसका मान 0 रखोगे तब भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होंगे P2 पर कुछ ना कुछ पहुंच जाते हैं। इन सबको हटा दो बेटा। ठीक है, पहुंच जाते होंगे, धारा का मान होगा। अब हम लोग त्वरक विभव को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? और आप ध्यान से देखना, ये जो त्वरक विभव का मान है इसको बढ़ाएंगे। तो त्वरक विभव को बढ़ाने के लिए आप इस फिगर पर ध्यान केंद्रित करिए, बढ़ाओ इसको बढ़ाने से यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन P2 पर नहीं पहुंच पा रहे थे उनको भी ये अपनी ओर आकर्षित करके पहुंचाएगा, यानी कि धारा का मान बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? धारा का मान बढ़ाओ, लेकिन कब तक? एक निश्चित विभव पर क्या होगा, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंच जाएंगे। और जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंच जाया करेंगे तब उसके बाद आप विभव का मान बढ़ाओ, धारा का मान नहीं बढ़ेगा। यानी कुछ ये बेसिक्स आपको जो पहले कर चुकी हो कुछ इस टाइप से मिलेगा। पहले तो ये बढ़ेगा, फिर एक ऐसे। इसकी तीव्रता कितनी है बेटा? I1। मान लेना I1 तीव्रता वाला प्रकाश। फिर क्या होगा? संतृप्त हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, संतृप्त धारा यहाँ पर होगी। अब उसके बाद में मंदक विभव का मान बढ़ाइए, सेम कंडीशन, धारा का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि वो कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकना प्रारंभ करेगा। तो धीरे धीरे घटाइए। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा बेटा? शून्य हो जाएगा। किसी एक ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? शून्य। उस ऋणात्मक विभव को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? निरोधी विभव। क्या बोलेंगे? निरोधी विभव। बात समझ में आई? अब चलो हम लोग ऐसा प्रकाश लेते हैं जिसकी तीव्रता I2 है और यहाँ पर आप बता देना कि I2 इज ग्रेटर देन I1। जो दूसरा वाला आपने प्रकाश स्रोत लिया है उसकी तीव्रता क्या है? पहले वाले प्रकाश स्रोत से ज़्यादा है। ध्यान ये रखना कि आवृत्ति बदल नहीं रहा है। आवृत्ति बदल नहीं रहा है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, तो तीव्रता बढ़ने से होगा क्या बेटा? अगर मान लो यहाँ पर तीव्रता आप बढ़ा दिए, 2I कर दिए, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, अब 200 होंगे और वो P2 पर पहुँचेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मान लो विभव का मान शून्य है, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर विभव का मान क्या है? तो पहले अगर 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे, विभव का मान शून्य था, तो मान लो 60 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते थे। अब 200 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, विभव का मान शून्य है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे? अप्रॉक्सीमेट मान लो 120 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। धारा का मान 0 होगा कि नहीं? वो धारा का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो शून्य विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान अब ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप जो ग्राफ बनाओगे, यहाँ पर इस बार इतना तो नहीं होगा, इस बार यहाँ कहीं पर होगा। जब विभव का मान शून्य होगा तो धारा का मान ज्यादा। बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज समझना। चलो, विभव का मान हम लोग बढ़ाते हैं बेटा। त्वरक विभव का मान क्या करते हैं? बढ़ाइए। जब बढ़ाओगे तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है। और एक समय आएगा जब ये सभी इलेक्ट्रॉनों को P2 पर पहुंचा देगा, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? संतृप्त हो जाएगा। फिर उससे ज़्यादा फिर नहीं बढ़ेगा। आप विभव का मान बढ़ाते रहो, धारा का मान नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर 200 इलेक्ट्रॉन है ना, 200 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं।
तो ये 200 इलेक्ट्रॉनों को प्रति सेकंड P2 पर पहुंचाएगा। तो धारा का मान पहले की तुलना में ज्यादा होगा कि नहीं होगा? पहले 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते थे P2 पर तो संतृप्त अवस्था आ जाती थी, अब 200 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो आप बताओगे यहाँ पर संतृप्त अवस्था होगी, लेकिन यहीं पर नहीं होगी। इस बार ऐसे त्वरक विभव को बढ़ाओगे और प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा और संतृप्त अवस्था कुछ ऐसे। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? संतृप्त अवस्था वाली धारा समझ में आ रही है? यहाँ पर होगी, बात समझ में आई? और पहले संतृप्त अवस्था की धारा कहाँ पर होती थी? यहाँ पर। तो कम होगा पहले, और अब क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, समझा दें ऐसे। ये ठीक है, चलो बेटा। अच्छा, अब मंदक विभव का मान बढ़ाइए। बात समझ में आ रही है? मंदक विभव का मान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को रोकना प्रारंभ करेगा। फिगर से समझना बेटा, मंदक विभव का मान आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करने लगेगा और रोकना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉनों को रोकता जाएगा। अच्छा, ये विभव अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे लास्ट में रोकता था, जिसकी प्रकाश गतिज ऊर्जा क्या होती थी? सर्वाधिक होती थी, उनको सबसे लास्ट में रोक पाता था। तो क्या आप प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन किए हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है आवृत्ति क्या है बेटा? कांस्टेंट। आवृत्ति क्या है? अगर आवृत्ति कांस्टेंट है तो प्रकाश की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो भी कांस्टेंट होगी, वो बदला नहीं होगा। इसका मतलब है उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अब भी हमें इतना ही निरोधी विभव लगाना होगा, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इतने ही पर वो रुक जाएंगे, सभी के सभी क्या होंगे? रुक जाएंगे, क्योंकि उन सब की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? K max, और वो किसके बराबर होगी? EB0। अभी कल ही तो निकाले हो, और ये तो बदला नहीं, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ये अपरिवर्तित रहा, ये कांस्टेंट है। बढ़िया समझना बेटा, ये सब तो प्रायोगिक है, मैं थोड़ा सा आपको गणितीय रूप से भी समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये क्या होगा? K max क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि आपने आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया, बस तीव्रता परिवर्तन से क्या होगा? प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए। तो अगर ये कांस्टेंट है और ये तो पहले से कांस्टेंट था, ये भी तो नहीं बदलेगा ना, तो यही काहे बदलेगा भाई? ये भी नहीं बदलेगा। तो आप बताओगे कि जैसे जैसे हम लोग मंदक विभव का मान कम बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होती है, क्या होती जाएगी बेटा? और उसी निरोधी विभव पर आकर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? 0। बात समझ में आई? यानी कि निरोधी विभव बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं। बताओ बेटा, ये चीज आपको समझ में आई? ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? जब भी डाउट होगा एक बार लेक्चर देख लेना, क्लियर हो जाएगा, और ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो आप देख लिए, तीव्रता का प्रभाव भी देख लिए। 2 ग्राफ इसके लिए देखे बेटा, एक ग्राफ ये आई और उसमें स्मॉल आई में, और यहाँ पर स्मॉल आई और विभव, निरोधी विभव हम लोग देख लेते। अब उसके बाद आवृत्ति का प्रभाव देखिए बेटा, क्या देखना है आपको? आवृत्ति का प्रभाव। अच्छा, कौन सी आवृत्ति का देखोगे? आपतित प्रकाश, आपतित के आवृत्ति का प्रभाव। बातचीत नहीं बेटा, बातचीत करोगे तो बहुत कम समझ में आएगा। ये ऐसा टॉपिक है, इसको ढंग से समझिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछिए, नहीं तो घर पे जाओगे तो उड़ेगा। ये सब लिखा रहने दें, बस यही इतना मिटा दें। चलो बेटा, ये तो बात समझ में आ रही ना? हम लोग आवृत्ति का प्रभाव देख रहे हैं, तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? तीव्रता को कांस्टेंट कर ले रहे हैं।
किसको बेटा? चलो, तीव्रता को कर दिए कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या है? जीरो विभव। ये आई है प्रकाश विद्युत धारा, आपको समझ में ही आ रहा है। ये त्वरक विभव, ये मंदक। चलो भाई, आई कांस्टेंट होने का मतलब है प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, वो क्या है? कांस्टेंट होगा। यानी कि 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे, उतना ही उत्सर्जित, वो नहीं बदलेगा। हम लोग तीव्रता उसमें आवृत्ति में परिवर्तन करेंगे। तो सपोज करना, पहले न्यून आवृत्ति वाले आप प्रकाश आपतित कराते हो। कितनी आवृत्ति वाली? न्यून आवृत्ति की प्रकाश इस पर आपतित कराते हो। तो फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? h न्यून। बात समझ में आ रही है? वो पूरी ऊर्जा क्या दे देगा आपको? पूरी की पूरी ऊर्जा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे, P2 की ओर बढ़ेंगे। यहीं पर देखो बेटा बढ़िया से, ठीक है, समझना आप। अगर हम विभव का मान शून्य रखें, विभव का मान, तो प्रकाश विद्युत धारा शून्य होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, P2 पर पहुंच जाएगा ना। तो यहाँ पर आप ऐसे बना दोगे कि जब विभव का मान शून्य था, विभव अंतर का मान शून्य था, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान यहाँ, ये, ठीक है। और प्रकाश विद्युत धारा का मान आप बढ़ाओ धीरे धीरे, उसका त्वरक विभव का मान क्या करो बेटा? बढ़ाओ। त्वरक विभव का मान जब बढ़ाओगे तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो धीरे धीरे प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते थे उनको भी वहां पर पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? P2 पर पहुंच जाएंगे। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो ठीक से समझो। ठीक है बेटा, अब इसको आप क्या करिए? पीछे बढ़ाइए। पीछे बढ़ाने का मतलब है कि आप मंदक विभव को बढ़ाइए। यहाँ पर माइनस होगा और ये प्लस, इसको बढ़ाइए। तो जब आप इसको बढ़ाओगे तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? रोकेगा, रोकेगा। और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि जो अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी रोकना स्टार्ट करेगा। एक समय आएगा सभी इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा। तो जब सभी इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? शून्य। तो इस प्रकार से कुछ घटेगा। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इसको आप मान लेना निरोधी विभव V0, और इसकी जो आवृत्ति है बेटा, इसकी जो आवृत्ति है वो आप न्यून मानना। क्या मानना? न्यून। न्यून है तो निरोधी विभव का मान यहाँ पर आप V0 1 मान लो। बात समझ में आ रही है? अब आप एक प्रकाश स्रोत और लीजिए जिसकी आवृत्ति कितनी हो बेटा? ν2 हो। कितनी हो? और यहाँ पर आप बता देना हियर ν2 इज ग्रेटर देन ν1। सपोज करना इसकी ऊर्जा क्या है? आवृत्ति ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा ज़्यादा। पानी है बेटा? चलो ठीक है, समझ लो थोड़ा सा। इधर देखो, जब अधिक ऊर्जा वाला फोटॉन आपतित होगा तो अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुआ है इसकी गतिज ऊर्जा जो है इसमें वृद्धि हुई है, अधिकतम गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, क्योंकि आवृत्ति में क्या हुई है? वृद्धि। अब ध्यान से समझना, जब विभव का मान शून्य होगा, विभव का मान क्या होगा? शून्य होगा, तो क्या धारा का मान शून्य होगा? कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से P2 पर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? P2 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बताओ, धारा का मान क्या यहीं पर होगा कि इससे थोड़ा ऊपर होगा, यानी ज़्यादा होगा? क्यों? लॉजिक बताओ। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने से क्या होगा?
मान लो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हुए थे, पहले 60 ही पहुँच पाते थे ना। अब जिनकी ऊर्जा कम थी उनकी ऊर्जा भी तो बढ़ गई होगी, अब वो भी पहुँच जाएंगे, यानी मान सकते हो 65 पहुँच गए या 70 पहुँच गए। बात समझ में आ रही है? तो अब अधिक ऊर्जा होने के कारण वो उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण वो P2 पर पहुँच जाएंगे जो फिर नहीं पहुँच पाते थे। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा हुआ तो विभव 0 होने पर उनका धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा मैं ज़्यादा दूर करता हूँ ताकि आपको दिखे। ऐसे धारा का मान ज़्यादा हो गया। अब आप त्वरक विभव बढ़ाइए, त्वरक विभव बढ़ाओगे अगर तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर जो स्रोत था बेटा उसकी तीव्रता में तो कोई परिवर्तन नहीं किए हो, ध्यान से समझना। तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब आई अगर तीव्रता है, आपने माना था कि 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से एमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन ही तो उत्सर्जित होंगे प्रति सेकंड। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के 60, 65, 70 तो ऐसे ही पहुँच जा रहे थे। अब आप अगर विभव का मान बढ़ाओगे तो 80 पहुँचेगा, और विभव का मान बढ़ाओगे 90 पहुँचेगा। बात समझ में आ रही? ऐसे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और मान लो एक विभव का मान आपने दिया V डैश या कुछ भी, त्वरक विभव का मान, तब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हुए? P2 पर पहुँच गए। सभी के सभी पहुँचने का मतलब 100 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, तो उतना ही तो पहले भी पहुँचते थे। जब न्यूटन आवृत्ति का था तब भी तो जब विभव का मान बढ़ाते थे तो उतना ही इलेक्ट्रॉन, पूरा पहुंचने का मतलब 100 इलेक्ट्रॉन ही तो पहुंच पाएंगे, क्योंकि उतना ही पर सेकंड उत्सर्जित ही हो रहे हैं। तो अधिकतम जो धारा होगी बेटा, यहाँ पर तो अधिकतम धारा ज़्यादा होती थी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती थी। यहाँ पर आई आपने कांस्टेंट किया है, आई कांस्टेंट होने का मतलब है प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है। तो इस बार भी विभव का मान बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वही सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? P2 पर पहुंच जाएंगे। तो अधिकतम धारा पहले के बराबर होगी जितना पहले थी। तो याद रखना इस वाले ग्राफ में यही होगा। बात समझ में आ रही? संतृप्त अवस्था या फिर संतृप्त धारा, शॉर्ट में लिख दिया हूं, आप समझना प्रकाश विद्युत धारा, यही होगा। बात समझ में आ रही है? दोनों आवृत्तियों के लिए संतृप्त धारा का मान यही होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताओ। अभी क्लियर है ना एकदम? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पहुंचने का मतलब हुआ जितना उत्सर्जित होते थे पहुंच गए, तो उतना पहले होते थे उतना अब भी हो रहे हैं, क्योंकि आपने इसको कांस्टेंट रखा है। चलो अब भैया इसका देख लेते हैं, मंदक विभव का, ये और ये पॉजिटिव। अब इसको आप बढ़ाइए। तो जब मंदक विभव को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनों को रोकने का प्रयास करेगा ये। बात समझ में आ रही है? तो इस बार क्या होगा, पहले के मैक्स क्या था? कम था। अब के मैक्स जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो पहले की तुलना में अधिक है। बात समझ में आ रही है? अधिक होने का मतलब है कि अब आपको निरोधी विभव का मान बढ़ाना होगा सभी इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए। बात समझ में आ गई ना? सीधी सी बात है। हम सभी जानते हैं कि के मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट होता है। बात समझ में आ रही है? ये इसलिए लिखते थे क्योंकि B नॉट क्या होता था? के मैक्स, अधिकतम जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते थे उनके अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन को रोक देता था। अब इस बार के मैक्स का मान ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसको रोकने के लिए निरोधी विभव का मान ज़्यादा करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस बार सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने का मतलब हुआ कि धारा का मान शून्य करना। तो धारा को शून्य करने के लिए, इस बार धारा को शून्य करने के लिए आपको अधिक निरोधी विभव की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर इस प्रयोग से आपको यह समझ में आया इस ग्राफ से कि चूंकि ν2 इज ग्रेटर देन ν1, बात समझ में आ रही है, इसलिए V02 इज ग्रेटर देन V01, इसलिए निरोधी विभव का मान भी क्या हुआ? बढ़ गया, क्योंकि आपने प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ा दी और उनको रोकने के लिए हमको अधिक निरोधी विभव लगाना पड़ा। बात समझ में आ गई? तो वही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? आवृत्ति के बढ़ने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स बढ़ जाती है।
भाई आवृत्ति बढ़ेगी तब तो वो बढ़ ही जाएगा। बात समझ में आ रही है। अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अथवा निरोधी विभव V0 भी बढ़ जाता है। आप ऐसे कह सकते हो, अथवा निरोधी विभव V0 बढ़ जाता है। बात एक ही है, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो V0 भी बढ़ जाएगा। वही तो रोकता था। यहाँ तक की बात समझ में आई। और ये सब आपको हेल्प करेगा नियम जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ेंगे अभी आगे। बात समझ में आ रही है। तो उन सब में ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। आज की क्लास यही खत्म। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।